अब कुछ और स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, खबरों वाले शेयर्स। शुरुआत करते हैं डी मार्ट और वी मार्ट के अपडेट से। कंचन से जानेंगे कि क्या है अपडेट्स, फिर श्रेया से ब्रोकरेज व्यू। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं डी मार्ट के Q3 अपडेट के साथ। नंबर्स यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले अगर स्टैंडअलोन रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये 13,247 करोड़ से बढ़ के अब हो चुका है 15,565 करोड़ का YoY बेसिस पे। अगर 31 दिसंबर 2024 तक हम टोटल स्टोर का नंबर देखें तो वो भी अब आ पहुंचा है 387 पर। वहीं अगर हम वी मार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। स्टैंडअलोन रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये 373 करोड़ से बढ़ के अब आ गया है 591 करोड़ का। वहीं अगर सेम स्टोर सेल ग्रोथ देखी जाए तो इसमें भी 25% का हमें एक अपसाइड देखने को मिला है और टोटल स्टोर्स इस टाइम पे रजिस्टर किए गए हैं 160। और अगर पिछले क्वार्टर्स के भी नंबर देखें तो वो भी पॉजिटिव साइड में थे, तो खबरों के लिहाज से पॉजिटिव है। ओके, खबरों के हिसाब से पॉजिटिव है। और वी मार्ट, सॉरी डी मार्ट और वी मार्ट दोनों आपने डिस्कस कर लिया। अब श्रेया के पास चलते हैं और डी मार्ट पर जो ब्रोकरेज व्यूज आए, और एक्चुअली काफ़ी डिवाइडेड हाउस है। एक स्टॉक ऐसा ही रहा है ये। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आपने जैसा कहा कि दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स दैट इज डी मार्ट। सीएलएसए जहां बुलिश है स्टॉक को लेकर, वहीं मॉर्गन स्टैनली बेरिश नजर आ रहे हैं। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो है वो 5,360 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो 3600 के आसपास था, वहां से आप देखेंगे तो एक 48% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता दिख रहा है। जैसा कि कंचन ने भी बताया कि Q3 में स्टैंडअलोन रेवेन्यू जो है वो अनुमान से बेहतर रही है, एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही Q3 में 10 नए स्टोर खोले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट ने, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 6 स्टोर्स खोले थे। तो और Q3 के आखिर तक ये जो आंकड़ा है स्टोर्स का वो 387 हो सकता है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की कॉल दी है और टारगेट प्राइस मात्र 3,702 के करीब रखा है। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सब ठीक है, स्टैंडअलोन रेवेन्यू भी अनुमान से बेहतर है, ग्रोथ भी दिख रही है, लेकिन बिजनेस के लिए कंपनी टॉप लाइन ग्रोथ एल्गोरिदम जो है उसका वो हिस्टोरिकल 20% से नीचे है, इसलिए अंडरवेट की कॉल है इसमें। डिवाइडेड है स्ट्रीट भाई। हालांकि मौजूदा भाव से तो जो अंडरवेट है वो भी ऊपर की बात कर रहा है 100 रुपए, लेकिन ये स्टॉक 5500 के हाईज वाला इस तरह से करेक्ट हुआ है। पार्थिव, एवेन्यू सुपरमार्ट ये सही है, एक समय ये 20% प्लस का रन रेट क्लॉक करता था। आज उससे तो शेड नीचे ही कामकाज हो रहा है, उससे शेड नीचे ही ग्रोथ डिलीवर कर रही है कंपनी। कैसे लग रहे हैं ये नंबर्स आपको? और एवेन्यू सुपरमार्ट पे दरअसल आप लोग का हाउस व्यू है क्या? सही बात है। लास्ट जो 20% का ग्रोथ आया था दैट वाज इन Q4 FY24, और उस लिहाज से ये जो क्वार्टर है जिसमें 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, डेफिनेटली ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। तो आई थिंक ये ट्रेजेक्ट्री मार्केट डेफिनेटली ध्यान में रखेगा। आई थिंक एक दिक्कत ये थी कि डीमार्ट जो उनके स्टोर एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं स्लो डाउन था। तो एग्जिस्टिंग स्टोर से जितना रैंप अप हो सकता था वो हो रहा था। आई थिंक आगे जाते हमें लग रहा है कि ये जो नए स्टोर्स ऐड किए उसको अगर अच्छी तरह से रैंप अप करते हैं तो दिस कंपनी कैन डिलीवर फ्रॉम अ वेरी हाई बेस ग्रोथ ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 17%। मुझे लग रहा है ऐसे 20% का कोई ऐसा साइकोलॉजिकल मार्क का जरूरत नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली 17-18% के ग्रोथ से कंपनी दिखाती है तो आई थिंक यहाँ से री रेटिंग की संभावना है, बिकॉज काफी पीयर्स है जैसे कि विशाल मार्ट जो भी रिसेंटली लिस्ट हुआ, ऑलमोस्ट 30% वैल्यूएशन प्रीमियम पे चल रहा है एज कम्पेयर टू डीमार्ट। तो डीमार्ट का बेस काफी बड़ा है और मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो ट्रेडिशनल रिटेल है वो कहीं नहीं जाना और डेफिनेटली यहाँ पे फुटफॉल बढ़ सकते हैं। तो Q4 से भी हमें उम्मीद है कि ये रन रेट बरकरार रहेगा। ओके, देखते हैं आज ओपनिंग किस तरह की होती है। एवेन्यू सुपरमार्ट का, V2 रिटेल का, वी मार्ट रिटेल का, सबके अपडेट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, तो ये पूरा स्पेस आज हरकत में रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज पिक थी, वो थी हीरो मोटोकॉर्प। सारे ऑटो सेल्स दिसंबर के नंबर्स आ गए थे, हीरो मोटोकॉर्प अवेटेड था, कल बाजार बंद होने के बाद आया। चार्ट्स पे समीकरण कैसे हैं? गाबा सर आप टटोलो, मैं आ रहा हूं आपके पास। कंचन, नंबर्स का अपडेट।
जी, डोमेस्टिक नंबर की बात करी जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है। अगर टोटल सेल्स की बात करी जाए तो ये 3.93 लाख यूनिट से घट के 3.24 लाख यूनिट हो गई है साल दर साल। वहीं अगर टोटल डोमेस्टिक सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक हमें पेन आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो 16,110 यूनिट से बढ़ के इस टाइम पे 30,574 यूनिट हो गए हैं। लेकिन डेफिनेटली सेल्स नंबर में एक पेन तो आता हुआ दिखाई दिया है। दिक्कत है, डोमेस्टिक सेल्स 22% गिर जाना साल दर साल, एक्सपेक्टेशन से कहीं कमजोर नंबर्स। गाबा सर, चार्ट में ऐसा है कि हीरो मोटर्स का लगता है बाजार को ये पता था, इसलिए इतनी गिरावट आई। 6,000 भी पार चुका, अब उसके बाद करीब 4,000 के आसपास आ गया, जो मुझे लगता है इनफैक्ट इतना स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड। अगर ऊपर जाना है तो मुझे लगता है डाइजेस्ट हो जाएगा बैड न्यूज। ऊपर जाना है तो जगह अच्छी है, लेकिन जो रीसेंट लो हमने देखा है करीब वो है करीब 4,130 का। अगर वो समझ जाता है तो मुझे लगता है यहीं से एक बॉटम आउट होना चाहिए। टेक्निकली जगह अच्छी है बाउंस करने की, एक डबल बॉटम बन सकते हैं प्रीवियस होते। अगर ये टूटा तो फिर और गिरावट आ सकती है। तो ये मेक और ब्रेक जोन है, लेकिन मेरा बायस ऑन द अपसाइड रहेगा। दो नंबर्स खराब है। चलिए हीरो मोटो को आप देखते हैं और बाकी टू व्हीलर पियर्स भी रडार पे। अच्छा, ये तो सिर्फ एवेन्यू सुपरमार्ट के अपन ने Q2 अपडेट्स और उससे जुड़ी कंपनियों की Q2 अपडेट डिस्कस कर रहे थे। भतेरों और आने शुरू हो चुके हैं। कंचन, और कौन कौन से और कैसे? जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान जिंक के साथ। नंबर्स अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। अगर माइन मेटल प्रोडक्शन की बात करी जाए तो इसमें 2% का हमें डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दिया है। सेलेबल मेटल प्रोडक्शन बिना बदलाव के 259 किलो टन पे रजिस्टर किया गया है। वहीं रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन में भी कोई भी चेंज नहीं आया है। और लेड प्रोडक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2% की गिरावट दर्ज की गई है साल दर साल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ पे जो उनका टोटल बिजनेस है वो 4.34 लाख करोड़ से बढ़ के 5.01 लाख करोड़ हो गया है साल दर साल। इसके अलावा अगर ग्रॉस एडवांसेस की बात करी जाए तो वहां पे भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट जो टोटल डिपॉजिट है वहां पे भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। और जो कासा रेशियो है वो 49.29% से घट के अब हो गया है 48.28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस में रखना होगा आपको ध्यान, बिकॉज जो उनके ग्रॉस एडवांसेस है वो 19.2% बढ़ के 6,862 करोड़ पे रजिस्टर किए गए हैं साल दर साल। इसके अलावा अगर हम टोटल डिपॉजिट की बात करें तो वहां पे भी हमें करीब करीब 12% का एक इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 2.61% से बढ़ के 2.67% हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके अलावा मॉइल की बात करी जाए तो यहाँ पे जो मैंगनीज ओर का प्रोडक्शन है वो 4.6 लाख टन पे रजिस्टर किया गया है। और इनफैक्ट इनकी जो सेल्स है उसमें भी हमें 13% का एक इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। ओके, तो ये कुछ अपडेट्स। क्विकली आगे बढ़ते हैं। कुछ और ब्रोकरेजेस आई हैं, एक बार वो एड्रेस करते हैं। श्रेया, पीएफसी और आरईसी पर एक व्यू। जी सर, आप मेंशन भी कर रहे थे एमके की रिपोर्ट आई है पीएफसी और आरईसी पे, दोनों पे ही बाय की कॉल दी है। साथ ही पीएफसी को टारगेट प्राइस दिया है 600 रुपये प्रति शेयर, वहीं आरईसी को टारगेट प्राइस दिया है 650 रुपये प्रति शेयर। वहाँ पे पीएफसी में फर्म को 30% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है, वहीं आरईसी में 25% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। कारण क्या है? तो देखिए, सरकार जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च बढ़ाएगी। साथ ही इस सेक्टर में स्टेबिलिटी के लिए रिफॉर्म्स भी ला सकती है सरकार, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा इस पूरे सेक्टर के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच की, तो डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच से एसेट क्वालिटी जो है वो रिजनेबल होगा। वैल्यूएशन हाई है लेकिन फिर भी ये ग्रोथ के लिए अनुकूल बने हुए हैं। अब बात करते हैं एयूएम की, तो एयूएम फिनेंशियल ईयर 2024 और 27 में पीएफसी के लिए 13% CAGR से बढ़ सकती है, वहीं आरईसी के लिए 18% CAGR से बढ़ सकती है। वहीं आरओई की बात करें तो पीएफसी के लिए 19% रह सकता है फाइनेंशियल 2025 और 27 में, वहीं आरईसी के लिए 20% रह सकता है। लीजिए भाई, एमके मानता है 25-30% का अपसाइड इन दोनों ट्विंस पीएफसी आरईसी में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। रेड आप रखिए इन स्टॉक्स को। Q3 अपडेट्स की चर्चा हो रही थी, तब से कुछ ही देर पहले स्क्रीन पे आपने देखा होगा येस बैंक का भी अपडेट आ गया है। येस बैंक का अपडेट कहता है लोन्स एंड एडवांसेस में 12.5% साल दर साल की ग्रोथ, 4.25% Q on Q। ये नंबर तो ठीक है। डिपॉजिट्स 15% साल दर साल बढ़े, पर सीक्वेंशली Q on Q एकदम फ्लैट है, 0% ग्रोथ है। येस बैंक भी अब क्वार्टरली नंबर्स के चलते रडार पे। एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है,
वो आई थी पीआई इंडस्ट्रीज पे, है ना श्रेया? क्या अपडेट है? जी, HSBC की रिपोर्ट है पीआई इंडस्ट्रीज पर और इसको होल्ड की कॉल दी है। साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो भी कट कर दिया है, 4,000 से 3,800 रुपये प्रति शेयर टारगेट प्राइस रख दिया है। फर्म का मानना है कि एक्सपोर्ट्स को लेकर पहले से ही कठिनाई थी और आने वाले समय में वो और भी बढ़ सकती है। साथ ही कंपनी अभी एक अनसर्टेनिटी जोन में है क्योंकि जो उसके पहले का बिजनेस है वो भी म्यूटेड है और जो नई बिजनेस है उसमें भी अभी स्केल करने में समय लगेगा, इसीलिए टारगेट प्राइस कट हुआ है। और कंचन, बाकी के स्टॉक से न्यूज़? जी, शुरुआत करते हैं बायोकॉन के साथ बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उनको टेक्रोलाइमस टैब के लिए चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिल गया है। ये जो दवाई है बेसिकली इस्तेमाल होती है जिस टाइम पे हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उस वक्त हमारे इम्यून सिस्टम को रिप्रेस करने के लिए। इनफैक्ट प्राइकोल को आपको अपनी रडार पे रखना है बिकॉज कंपनी को वाइपिंग बिजनेस डिवीजन के लिए सेल बेसिस पे ऑटो इग्निशन को बेचने की मंजूरी हाथ लगती हुई दिखाई दी है। राइट्स को रखना होगा फोकस में बिकॉज यहाँ पे कंपनी को करीब 70 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है सेल भिलाई से और 3 साल के लिए 43 लोकोमोटिव रिपेयर का ऑर्डर दिया गया है बेसिकली। इनफैक्ट होनासा कंज्यूमर बिकॉज जो इनके चीफ बिजनेस ऑफिसर है मास्टर जायरस, उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और ये इफेक्टिव होगा 28 फरवरी 2025 आफ्टर बिजनेस आवर्स। चलिए भाई, ये सब स्टॉक्स आपके रडार पे। हो गई मुनाफे की तैयारी पूरी। छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।